बहुत टाइम से हम वेट कर रहे थे, अमृता हॉस्पिटल की वैकेंसीज़ नहीं आ रही थी, बट अभी वहाँ पे वैकेंसीज़ ओपन हो गई है। इसी मंथ में इन्होंने वैकेंसी स्टार्ट करी है फ्रेशर के लिए और एक्सपीरियंस के लिए। तो अभी मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा कि कौन-कौन वहाँ पे अप्लाई कर सकता है। ओटी स्टाफ, एएनएम स्टाफ, बीएससी, जीएनएम कौन-कौन वहाँ पे एलिजिबल है और आपको क्या-क्या चीज़ें चाहिए। तो उसके साथ मैं आपको क्वेश्चन्स का भी बताऊँगा कि मेरे से उन्होंने क्या-क्या क्वेश्चन पूछे, वहाँ पे जो दूसरे फ्रेशर हैं उनसे क्या पूछे और आपसे क्या पूछ सकते हैं, ठीक है? तो वीडियो के साथ शुरू से एंड तक ज़रूर बने रहना। सबसे पहले हम बात करते हैं लोकेशन की। तो अमृता हॉस्पिटल जो है ये फरीदाबाद में पड़ता है, आप सबको पता है। तो अभी न्यूली ओपन हुआ है, बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं है, 2022-23 से ये स्टार्ट हुआ है। बेड की बात करूँ तो टोटल जो बेड की कैपेसिटी है वो वैसे तो 2600 से भी ज़्यादा है, मतलब 2600 से भी ज़्यादा बेड की कैपेसिटी है इनकी। बट अभी फुली फंक्शनल नहीं है सारे बेड, बट स्टिल इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बेड ओपन कर दिए हैं और बहुत भरा हुआ था। मैं जब इंटरव्यू के लिए गया था, आपको बाहर से वीडियो देखने से पता भी चल जाएगा कि कितना बड़ा हॉस्पिटल है ये। तो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि कौन-कौन वहाँ पे अप्लाई कर सकता है, तो सबसे पहले जीएनएम, बीएससी या एमएससी। अगर आपने नर्सिंग करी हुई तो आप वहाँ पे जा सकते हो। दूसरी चीज़ है, अगर आप फ्रेशर हो या फिर आपको एक्सपीरियंस है तो भी आप वहाँ पे लिए एलिजिबल हो। उसके बाद एएनएम स्टाफ बहुत मुझे पूछते थे, तो यहाँ पे पहला हॉस्पिटल है जिन्होंने एएनएम के लिए भी लिखा हुआ है कि अगर एएनएम स्टाफ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और इसके साथ-साथ अगर आपने ओटी टेक्नीशियन करा हुआ है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे ओटी स्टाफ के लिए भी वैकेंसीज़ है। अगर आपने नर्सिंग के बाद ओटी में, मतलब स्क्रब नर्स या कुछ भी ओटी में करा हुआ है तो भी आप वहाँ पे जा सकते हो। अगर आपने डिप्लोमा इन ओटी टेक्नीशियन ओटीटी का करा हुआ है या फिर आपने डिग्री करी हुई है तो भी आप वहाँ पे जा सकते हो, ठीक है? एक रजिस्ट्रेशन का मैं सबसे बड़ी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि रजिस्ट्रेशन वहाँ पे चेंज करवाने के लिए मतलब बोलते ही नहीं है वो। मैंने बहुत उनसे पूछा भी और बहुत सारे और भी स्टाफ थे और जो मेरे वहाँ पे लगे हुए स्टाफ है जिनकी मैं रेफ़रेंस देके आपको भेजता हूँ। तो वो भी जो स्टाफ है उन्होंने भी मुझे यही बताया कि वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का कोई वो नहीं है कि आपको रजिस्ट्रेशन चेंज करवानी है। अगर आप फ्रेशर हो तो भी आपके पास अगर रजिस्ट्रेशन है तो कोई बात नहीं, चलेगा, बस रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए और आप आ जाओ। उसके बाद इंटरव्यू की बात करें, मंडे टू फ्राइडे आप कभी भी जा सकते हो और कोशिश करो कि थोड़ा-सा पहले जाओ। वैसे तो वहाँ पे जाने के लिए आप 2 बजे तक या 3 बजे तक भी मैंने स्टाफ को भेजा हुआ है, बट एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जितना आप लेट जाओगे उतनी आपकी पॉसिबिलिटी थोड़ी-सी कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे मैं उस दिन गया था तो मैं 10 बजे गया था वहाँ पे, साढ़े 10 के आस-पास, और मेरे जब मैं वहाँ पे पहुँचा था तो मेरे से पहले भी काफ़ी स्टाफ था जो ऑलरेडी मतलब फॉर्म फिल करके और इंटरव्यू देने के लिए बैठा हुआ था। इनका जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको जस्ट स्कैन करना है, स्कैन करके आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, तो आप उसको डायरेक्ट मतलब फिल कर सकते हो। जो भी आपको राइट आंसर लगता है वो आप टिक लगाओ और अगर आपने राइट आंसर सही से टिक कर दिया तो आप आगे इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होते हो, ठीक है? अभी सैलरी की बात करते हैं, तो सैलरी का देखो मैं आपको 100% श्योरिटी नहीं दे सकता, बट आप 22-23 हज़ार से ऊपर ही मान के चलो। बाकी जितने भी हॉस्पिटल है फरीदाबाद के अंदर, सारे आपको 20,000 से नीचे या फिर 21,000 से नीचे-नीचे रखते हैं, इससे ऊपर नहीं जाते हैं। बट ये जो हॉस्पिटल है यहाँ पे सैलरी वाइज़ थोड़ा-सा ज़्यादा है, मतलब 24 तो आप लास्ट मान के चलो, 24 से ऊपर जितनी भी होगी वो आपकी नॉलेज के ऊपर, आप किस तरीके से आंसर करते हो, आपने बीएससी करी है, जीएनएम करी है, पोस्ट बीएससी करी है या फिर आपने क्या किया है, वो सारी चीज़ों को कंसिडर करने के बाद आपको पैसे दिए जाते हैं, ठीक है? तो ये भी एक चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे जब आपकी इंटरव्यू होती है तो वो वहाँ पे जो मैम इंटरव्यू लेंगी, वो साथ-साथ में लिखती जाती हैं सारी चीज़ें, आपने क्या करा है, कहाँ से स्टडी की है, कौन से इवन कॉलेज से करी है ना? तो कॉलेज भी मैटर करता है। अच्छे कॉलेज से करी हो, अच्छी नॉलेज हो तो आपको पैसे भी अच्छे मिलते हैं, ठीक है? तो इसके बाद जो रिटन पेपर मैंने आपको बताया उसमें टोटल 21 क्वेश्चन होते हैं, तो 21 क्वेश्चन अगर आपने सही से फिल कर दिए तो बस हो जाएगा। अभी सबसे जो मेन चीज़ है वो है हॉस्टल की। यहाँ पे हॉस्टल मेल-फीमेल दोनों के लिए है, तो मेरे हिसाब से जो बंदा बाहर से आ रहा है, अगर आप पंजाब से, यूपी से मतलब दूर से आ रहे हो ना, यहाँ पे आप डेली अप डाउन नहीं कर सकते हो ना, 400-500 किलोमीटर या इससे ऊपर है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट हॉस्पिटल है ये आपके लिए, अगर आप करना चाहते हो। लेकिन मैं सबको ये चीज़ बता दूँ कि आपको एक ही मौका मिलना है यहाँ पे। अगर आपने वो एक मौका खो दिया तो यहाँ पे दोबारा से इंटरव्यू देने के लिए कम से कम 3 मंथ आपको वेट करना पड़ेगा। तो अगर आप ये नहीं चाहते हो कि मैं 3 मंथ वेट करूँ या मैं फेल हो गया तो फिर मैं क्या करूँगा? तो उसके लिए मैं बैठा हूँ, आप मेरा कोर्स जॉइन कर सकते हो। मेरे कोर्स के दौरान आपको मैं विदिन 7 डेज़ रेडी करके इस हॉस्पिटल में भेज दूँगा। रेफ़रेंस भी मिलेगी, मॉक इंटरव्यूज़ भी करूँगा, रिटन पेपर मिलेंगे, राइट आंसर क्या है वो सारी चीज़ें मिलेगी। तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, टेंशन मुझे लेनी है कि मुझे आपको कैसे सेट करना है। तो कोर्स जॉइन करने के लिए नीचे व्हाट्सएप का नंबर मैंने लिखा हुआ है, आप डायरेक्ट वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो कि आपको कोर्स जॉइन करना है। कोर्स की सारी डिटेल आपको वहाँ पे दे दूँगा। कोर्स के प्राइस है 2500 और 4000, आपको दोनों में से जो भी लेना आप ले सकते हो। तो अगर आप इतने पैसे लगा सको तो ही आप मुझे मैसेज करना है कि आपको कोर्स जॉइन करना है, ठीक है? बाकी मैं अपना 100% दूँगा कि आपकी
जॉइनिंग मैं 110% गारंटी के साथ करवा के दूँगा। तो अभी हम बात करेंगे इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन्स की कि कौन-कौन से क्वेश्चन उन्होंने मुझे पूछे। तो मैं आपको पहले ही बता दूँ कि मैं एज़ ए टीम लीडर वहाँ पे गया था। मैंने अपना 7 इयर्स का एक्सपीरियंस उनको शो करा था। मुझे जस्ट सैलरी का देखना था कि कितनी देते हैं। तो वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। पहले हम क्वेश्चन्स की बात कर लेते हैं कि मुझे कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे, और कार्डिक में अगर आप जा रहे हो, तो मोस्ट लाइकली आपसे भी ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएँगे। अगर आप कार्डिक के नहीं हो, तो भी आपसे कार्डिक के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मतलब आपको किसी भी तरीके से उनको फँसाना है, जहाँ पे आप फँस गए, यहाँ पे आप आंसर ना कर पाए, तो उनको एक पॉजिटिव पॉइंट मिल जाएगा आपको मना करने का या फिर आपको कम सैलरी देने का। तो मेरी जो इंटरव्यू है टोटल 12 मिनट की हुई थी। जो सबसे पहले उन्होंने मुझे इंट्रोडक्शन देने के लिए बोला। तो मैं अपनी इंट्रोडक्शन हर वीडियो में जो आपको बताता हूँ, मैं कहाँ से हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से हूँ, उसके बाद मैंने क्या स्टडी करी है, मुझे टोटल एक्सपीरियंस कितना है, पहले फर्स्ट मैंने कहाँ हॉस्पिटल से स्टार्ट किया, उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या। उसके बाद ये आपकी फैमिली के बारे में पूछेंगे। मतलब मेरे से तो पूछा था कि आपकी फैमिली में कौन-कौन है ना? आप कहाँ पे रहते हो? तो वो सारी चीज़ें मेंशन करी, तो आप भी बोल सकते हो। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे और बता दूँ, अगर आपको इंग्लिश आती है तो फिर तो 100% है कि आपकी जॉइनिंग और भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। बट अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, जैसे मेरी तो फुल इंटरव्यू इंग्लिश में थी, मैंने हिंदी में नहीं करी। मतलब मेरा पूरी, उन्होंने भी इंग्लिश और मैंने भी इंग्लिश में बात करी। तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट होता ही है, क्योंकि आगे वाला बंदा सोचता है कि चल यार, इसको इंग्लिश आती है, तो मैं इनको हायर पोस्ट के लिए रख सकती हूँ, कंसिडर कर सकती हूँ, इंचार्ज पोस्ट या फिर सीनियर पोस्ट या फिर टीएल पोस्ट के लिए कर सकती हूँ, है ना? क्योंकि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है ना, वही बताती है कि आप कितना मरीजों को, स्टाफ को और वो सारी चीज़ों को हैंडल कर सकते हो, है ना? तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। तो अगर आप इंग्लिश बोल पाओ, तो नहीं भी बोल पाओ, तो एटलीस्ट इंट्रोडक्शन जरूर इंग्लिश में बोलो, ठीक है? आगे वाले बंदे को पता होना चाहिए कि आपको इंग्लिश समझ तो आती है, या फिर आप बोल तो लेते हो थोड़ा बहुत, है ना? उन्होंने जो मुझे क्वेश्चन पूछा था नेक्स्ट, आपने क्यों लास्ट हॉस्पिटल लीव किया? जैसे कि मैंने उनको बताया कि मुझे इतना-इतना टाइम हो गया है, तो मैं इसलिए लीव करना चाहता था क्योंकि मैं बड़े सेटअप में जाना चाहता हूँ। तो मैं थोड़ा-सा एक दिल्ली से बाहर भी जाना चाहता था। दिल्ली में पॉल्यूशन, ये वो सारी चीज़ें, तो इसलिए मैं चाहता था कि थोड़ा-सा निकलूँ। तो इसलिए मेरे हिसाब से कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है, इससे बेस्ट हॉस्पिटल नहीं है, क्योंकि 2000 से भी ज़्यादा बेड का हॉस्पिटल है। तो मतलब हर चीज़ की फैसिलिटीज़ है यहाँ पे। तो मैंने थोड़ा-सा अपनी साइड से, मतलब उनको ऐसे बोला, थोड़ी-सी तारीफ़ करी। तो हर किसी की तारीफ़ करो तो बंदा पिघल ही जाता है। तो उन्होंने बोला, ओह वाओ! दैट्स ग्रेट। मतलब ये आपने बढ़िया डिसीज़न लिया ऐसे-ऐसे। और उसके बाद उन्होंने पूछा कि कौन-कौन से पेशेंट देखे। तो मैंने जो भी सीसीयू में पेशेंट्स आते हैं, नॉर्मल जितनी भी प्रॉब्लम्स को लेके आते हैं, या फिर पोस्ट प्रोसीजर जो पेशेंट्स आते हैं उनके बारे में, ठीक है, वो सारे पेशेंट्स मैंने उनको बताए। उसके बाद उन्होंने एमआई, क्योंकि ऑब्वियसली कार्डियक है, तो एमआई तो 100% पूछते हैं। और अगर आपको कार्डियक का नहीं है, तो भी आपको एमआई के बारे में पूछ सकते हैं। मोस्टली अगर आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, या आप आईसीयू में काम कर रहे हो ना, तो वहाँ पे ऐसी कंडीशन अराइज़ हो सकती है। आईसीयू में रिदम्स के बारे में पूछ सकते हैं, और इमरजेंसी में भी ये सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है? तो एमआई, जब पेशेंट आपके पास आता है, कौन-कौन से टेस्ट करवाते हो, ईसीजी करते हो, वो सारी चीज़ें है ना। उसके बाद एसटी सेगमेंट एलिवेट होता है, तो हम डॉक्टर को इन्फॉर्म करते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट को बताते हैं। उसके बाद हम कोड स्टेमी अनाउंस करते हैं, फिर हम एंजियोग्राफी करते हैं, एंजियोप्लास्टी करते हैं, पेशेंट को वापस लेते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें जो भी हम करते हैं, मैं जस्ट ऊपर-ऊपर से आपको सुपरफिशियल बता रहा हूँ, नहीं तो बहुत वीडियो लंबी हो जाती है। तो आपको उनको पूरा अच्छे से बताना है, हर एक चीज़। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ बोल रहे हो तो आपकी बोलने की सेंस नहीं बन रही है ना, ऐसी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, लेकिन हर चीज़ आपको डिटेल में बतानी है, ताकि जो आगे वाला बंदा सैटिस्फाइड हो सके। उसके बाद कार्डियोवर्जन और डिफिब्रिलेटर के साथ जो हम छौंक देते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है? कार्डियोवर्जन आपको पता है एक प्लान्ड प्रोसीजर होता है। कोई रेगुलर पुराना पीएसवीटी करके पेशेंट आता है, जिनका मतलब आपने मेडिसिन दे ली, एडिनोसिन दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन ट्रीट नहीं हो रहा है। तो आप मतलब डॉक्टर प्लान करते हैं कि चलो इनको एक शॉक देके देखते हैं, डीसी कार्डियो वर्क करके देखते हैं। तो डीसी कार्डियो वर्क जब हम करते हैं, तो उसके लिए आपको प्रॉपर प्लान्ड प्रोसीजर होता है, एनेस्थीसिया वाला होना चाहिए, ऑक्सीजन आपके पास प्रॉपर लगी होनी चाहिए पेशेंट को, फिर उनको थोड़ा-सा हमें सेडेट भी करना होता है ना? और जो भी चीज़ें हम करते हैं, क्रैश कार्ड रेडी करते हैं, वेंटी रेडी करते हैं, हर चीज़ रेडी करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको उनको बतानी है, ठीक है? उसके बाद शॉकेबल रिदम्स के बारे में पूछा था कि किस-किस रिदम में हम शॉक देते हैं। तो वो भी मैंने उनको बताया, शॉकेबल रिदम, नॉन शॉकेबल रिदम। एक तरह से पूरा एसीएलएस ही आप पढ़ के जाना। एसीएलएस में क्या है, नॉन शॉकेबल और शॉकेबल रिदम दोनों का एक प्रॉपर, एक तरह से आप बोल सकते हो कि फ्लो चार्ट बना हुआ है। तो ये फ्लो चार्ट अगर आपको आता है, तो आपको कोई भी मतलब एसीएलएस में मेरे हिसाब से कोई डाउट होगा ही नहीं, है ना? कि किस रिदम में शॉक देते हैं और किस में नहीं देते हैं, और जिसमें शॉक देना है उसमें कितने शॉक के बाद आपको एमिड्रोन देना है, और एमिड्रोन की डोज जो 300 है वो होनी चाहिए। तो ऐसी चीज़ें ना आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी मेडिसिन दे सकते हो, एपिनेफ्राइन जो देते हो वो कितने मिनट के इंटरवल पे देते हो। ऐसी-ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें
या फिर 5T 5H के बारे में, है ना, जब रॉस का आप अचीव कर लेते हो, मतलब रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन जब अचीव कर लेते हो, तो उसके बाद 5T 5H जो देखते हो वो क्या होता है ना, तो इनके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद एसवीटी का उन्होंने पूछा था, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वही आपको बताया, एडिनोसिन से हम पेशेंट को ठीक करते हैं, पहले कैरोटिड मसाज करते हैं, उसके साथ अगर नहीं ठीक हुआ तो हम एडिनोसिन देते हैं। तो एडिनोसिन की डोज कैसे देते हो, कहाँ पे देते हैं, कितना उसका लाइफ स्पैन होता है इंजेक्शन का, मतलब कितने सेकंड्स का होता है ना, वो आपको बताना है, वो सारी चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद मॉर्फिन की एंटीडोट उन्होंने पूछा था, जो आपको पता है नैलेक्सिन है, हम देते हैं। तो मुझे उस टाइम पे उसकी एमजी याद नहीं थी, क्योंकि मैंने ये तो बहुत टाइम, मतलब मुझे पता ही है कि नैलेक्सिन है, लेकिन मैंने कभी दिया ही नहीं था आज तक, मेरे मतलब 7 साल में मैंने कभी भी, इवन कार्डिक आईसीयू में भी मैंने कभी भी आज तक इंजेक्शन नैलेक्सिन यूज़ ही नहीं करा था। तो मुझे नहीं पता था एमजी का, तो मैंने डायरेक्ट उनको बोल दिया कि मैम मुझे नैलेक्सिन की एग्जैक्ट डोज पता नहीं है और कितने एमजी का आता है मुझे ये भी आइडिया नहीं है, तो मैं कोई गलत आंसर करूँ इससे अच्छा मैं आपको पहले ही बता दूंगी, मुझे नहीं पता इसके बारे में। तो कोई उन्होंने रिएक्ट नहीं करा, उन्होंने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो उनको भी खैर नहीं पता था, तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला नहीं कि हाँ भाई इसकी राइट डोज ये है, मतलब इस एग्जैक्ट डोज ये है। बट उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उनका ये था अलग अलग मेडिसिन की, जैसे एट्रोपिन, एपिनेफ्राइन और एमेड्रोन का तो मैंने बता ही दिया। बस यही कुछ कुछ इंजेक्शन थे जिनकी उन्होंने मुझे डोज पूछा था कि एक एम्प्यूल में कितने एमजी होता है। तो ये आप जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि अलग अलग इंजेक्शन आपको बोल सकते हैं, खास करके जो इंजेक्शन आप बोल रहे हो, जो बता रहे हो, अगर कई बार वो पूछते हैं हाई रिस्क मेडिसिन बताओ, तो हाई रिस्क मेडिसिन के अंदर ना आप कई बार 6 7 या 10 मेडिसिन भी बता देते हो, लेकिन उसके बाद जब वो पूछते हैं कि इसका मतलब यूजेस क्या है, जैसे आपने मान लो जल्दी जल्दी से बता दिया नॉरएड्रेनालिन, है ना, एट्रोपिन, एपिनेफ्राइन, कैल्शियम ग्लूकोनेट, सोडा बाइकार्ब और जो भी, तो वो आपसे पूछेंगे कि अच्छा इनका बताओ, इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है। तो अगर आपने रट्टा ही मारा हुआ तो और यूज आपको ना पता हुआ तो फिर वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए यूजेस आपको जरूर पता होना चाहिए कि कौन सी मेडिसिन किस काम आती है। अगर आपको नहीं पता तो बताओ ही मत, स्किप कर दो वो मेडिसिन, कोई और बता दो, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन थे। उसके बाद लास्ट उन्होंने मुझे सैलरी के बारे में पूछा था कि कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हो। तो सैलरी एक्सपेक्टेशन के लिए मैं देखो सबको हमेशा बोलता हूँ, मतलब खास करके मेरे जो स्टूडेंट है मैं उनको हमेशा बोल के बेचता हूँ कि आपको एज ए फ्रेशर 27 या 28 से कम नहीं बोलना है, ठीक है। तो 27 28 से कम क्यों नहीं बोलना है, क्योंकि अगर आपने कई बार कुछ ऐसे भी स्टूडेंट आते हैं जो उनको जब पूछते हैं वो बोलते हैं आप देख लो मैम जो आपके प्रोटोकॉल है, अगला बंदा बोल देगा 10,000 का प्रोटोकॉल है, तो मान लोगे क्या, है ना। तो अपना भी थोड़ा सा बताओ यार, आपने इतनी स्टडी करी है, इतने पैसे लगाए हैं और सारी चीज़ें करी है, अब आपने मान लो 50,000 का फ़ोन लिया है और 2 या 4 या 1 साल बाद मैं आपको बोलता हूँ कि अपना फ़ोन बेच दे, तो आप मुझे ये थोड़े बोलोगे कि आपका जो मन है उतने पैसे दे दो, तो मैं आपको 10,000 रुपया दे के चला जाऊँ, है ना। तो आपको वैल्यू पता है अपने फ़ोन की, आपने इतने पैसे लगाए तो आपको पता है कि नहीं, मैं भाई दूंगा तो मैं 35,000 का दूंगा या मैं 30,000 का दूंगा। तो आपने आपने एक रेट सेट करा होता है, आपके दिमाग में होता है कि मैंने इतने पैसे लगाए। इसी तरीके से आपने नर्सिंग करी, आपने इतने पैसे लगाए उसके ऊपर, तो आप एक अपना सेट करके जाओगे, भाई इतने से कम तो मैं नहीं काम करूंगा, है ना। तो उनको बताओ कि मुझे 26 या 27 या 28, इवन 30 भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, बोलने में क्या है। तो जितनी ज्यादा सैलरी बोलोगे उन्होंने नीचे गिरना ही गिरना है 2 3 हज़ार। 26 पे आ जाएंगे, 25 पे आ जाएंगे या 27 पे आ जाएंगे, तो इवन उतना तो दे ही देंगे ना, 26,000 का या 25,000 का। अगर आपने पहले ही बोला कि मैम देख लो, तो वो सोचेगी कि इनको तो पता नहीं है, तो वो बोलेंगे ये देखो फरीदाबाद में तो 20,000 चलता है, तो या फिर फरीदाबाद में तो देखो 18,000 चलता है, नोएडा में 20,000 चलता है, दिल्ली में 22,000 चलता है। तो उसके हिसाब से हम भी दे सकते हैं, लेकिन चलो हम आपको 2,000 और ज़्यादा दे देंगे, हम आपको 19,500 दे देंगे और आप बस चुप हो जाओगे या खुश हो जाओगे इतने पे, जो कि बहुत ही कम सैलरी है ना। या सफाई कर्मचारी मतलब 16 15 हज़ार ले रहा है, तो आप तो उनसे ऊपर ही हो। खैर आपको सैलरी अच्छी बतानी है हमेशा, 30,000 बताओ, फिर जाके 26 25 हज़ार पे बंदा आता है। अगर नहीं काम करोगे तो ऑब्वियसली उनको लेने पड़ेंगे। अगर आप 10 बंदे आज मना करके जा रहे हैं तो नेक्स्ट जो 10 आएंगे उनका तो फायदा हो जाएगा। पैसे आप तभी मांग सकते हो अगर आप अच्छे से रेडी हो। अगर रेडी नहीं हो तो मैं बैठा हूँ, मेरे साथ कांटेक्ट करो, मैं आपको विद इन 1 वीक रेडी करूंगा। और जैसे ही आप रेडी होते हो आपकी मॉक इंटरव्यू करके, आपको रेफरेंस देके, आपको क्वेश्चन पेपर देके मैं वहाँ पे भेजूंगा और आपकी इंटरव्यू जाते ही क्लियर होगी।
तो आज की वीडियो के लिए बस यही था। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट मैं वीडियो बनाता हूँ किसी नए हॉस्पिटल के साथ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो करके रख लो, ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करो। और आजकल मैं जितनी भी जॉब की वैकेंसीज होती है इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा एक्टिव होना मैंने भी स्टार्ट किया है, तो इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो। चैनल मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में चैनल का नाम लिखा हुआ है, इंस्टाग्राम की आईडी दी हुई है, डायरेक्ट आप वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो, ताकि आपको नेक्स्ट नई नई वैकेंसीज का पता चलता रहे। तो आज की वीडियो के लिए बस यही था। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।